नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। आज की कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 के लिए निर्धारित पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2 का तीसरा पाठ साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है प्रकृति सौंदर्य से भरपूर है। प्रकृति की सुंदरता के विभिन्न दृश्य विभिन्न रूप हम तक पहुंचाने वाली हैं लेखिका मधु काकरिया। बहुत सजीव चित्रण इन्होंने किया है। तो आइए पहले इन्हीं का जीवन परिचय जान लेते हैं, चाहे संक्षिप्त रूप में ही सही। तो आइए पढ़ते हैं मधु काकरिया के बारे में। मधु काकरिया का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स जिसे आप कहते हैं, अर्थशास्त्र में एमए किया और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी। तो इनकी शिक्षा ही इनके विदुषी होने का प्रमाण दे देती है और बाकी जो प्रमाण है इनकी रचनाएं पढ़कर हमें प्राप्त हो जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, यह इनका उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु, ये सभी कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जैसे आप 9वीं कक्षा में पढ़कर आए हैं ल्हासा की यात्रा, वो भी यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन जी का। तो ऐसे ही इन्होंने भी लिखे हैं। मधु काकरिया की रचना में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है, नयापन देखने को मिलता है। समाज में व्याप्त अर्थात फैली हुई अनेक ज्वलंत समस्याएं जैसे अपसंस्कृति जो भारतीय संस्कृति रही है, महान परंपरा जो रही है, हितकारी परंपरा, उसमें गिरावट देखने को मिलना, उसमें बदलाव का ऐसा रूप देखने को मिलना कि जो संस्कृति पर प्रहार कर रही है, ऐसे विषय। अब संस्कृति, महानगर की घुटन, कि महानगरों में जब लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा हो जाता है, व्यस्त और एकांत में जीने वाला एकाकी जीवन, और असुरक्षा के बीच कि जब अकेलापन काटता है व्यक्ति को, असुरक्षित महसूस करता है, वो सब बातें इनकी रचनाओं में भरपूर देखने को मिलती हैं। और ऐसा लगता है कि सब कुछ मानो हमारे ही साथ घटित हो रहा है और वही लेखिका ने कागज पर उतार दिया है। तो उनके अनुभव हमारे अनुभवों से जुड़ जाते हैं। असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। तो जो और समस्याएं हैं नवयुवकों से संबंधित या समाज की, उन पर भी उनकी लेखनी चली है। तो यह तो हमने जाना मधु काकरिया के बारे में। तो आइए अब पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत साना साना हाथ जोड़ी। पाठ का शीर्षक, इसका अर्थ हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए। साना साना छोटे छोटे हाथ जोड़कर। वहाँ जहाँ ये घूमने जा रही हैं गंतोक, वहाँ जब रास्ते में किसी नेपाली युवती से मिलती हैं तो वो वहाँ की जो प्रेयर है वो गा रही होती है। उसी गीत प्रार्थना के, उसी प्रेयर की जो एक पंक्ति है, यह उसी को इन्होंने अपने लेखन का आधार बना लिया है। वही शीर्षक लिख दिया है, साना साना हाथ जोड़ी। पढ़ते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? जब वह घूमने के लिए जा रही है, गंतोक जा रही है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ तक वह पहुँच चुकी है, जब वहाँ से वह आसमान की तरफ देखती है तो उसे ऐसा आभास होता है कि आसमान जैसे उलटकर नीचे आ गिरा है, अर्थात वह ऊपर है और आसमान नीचे, क्योंकि ऊंचाई पर है। और जब दूर से देखती है तो तारे नीचे टिमटिमाते उसे दिखाई देते हैं। तो इसलिए कहती है कि जब तराई की ओर उसकी नज़रें जाती हैं तो सितारे गुच्छों के रूप में, जैसे हम रोशनी की झालर कर देते हैं किसी शादी विवाह के अवसर पर, किसी उत्सव के अवसर पर, वैसे ही उसे लगता है कि जो सितारे आसमान के थे उन्होंने एक झालर का रूप ले लिया है, वो टिमटिमा रहे हैं। क्या था वह, कि इतना सौंदर्य कैसे था? उसके मन में प्रश्न आता है। वह रात में जगमगाता गैंगटोक शहर था। गैंगटोक, अंग्रेजी में जब आप स्पेलिंग लिखते हैं तो आप गैंगटोक लिखते हैं, जब हम इसे हिंदी में बोलते हैं तो हम इसे गंतोक कहते हैं। तो अभी उसने वही शब्द का उच्चारण किया है जो प्रायः सभी बोलते हैं, गैंगटोक लिखा है। लेकिन इसका उच्चारण आगे जाकर वहाँ के एक निवासी है वो जो सही करेगा, बताएगा कि वो लोग इसे क्या कहते हैं, वो पाठ के बीच में आएगा।
तो कहती है कि जो इतनी जादुई झालर उसे दिख रही है क्या था वह, तो फिर बताती है कि वह क्या है, वह गंतोक शहर है जहाँ वह घूमने जा रही है। और अब उसकी विशेषता बताती है गंतोक की क्या है। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम और रात। पहले तो ये पंक्ति देखते हैं, इतिहास और वर्तमान का संधि स्थल। संधि आप पढ़कर आए, संधि का अर्थ होता है मेल, स्थल जगह की ऐसी जगह जहाँ मेल हुआ है, किसका, इतिहास का और वर्तमान का, यानी कि जो गंतोक है उसका ऐतिहासिक महत्व भी है और वर्तमान में जो प्रगति है, विकास दिखाई देता है, वह भी वहाँ दिखाई देता है। तो दोनों जो है वर्तमान और इतिहास उस शहर से जुड़े हुए हैं। आगे आगे वह उनकी जानकारी देगी कि कैसे इतिहास से जुड़ा है और कैसे वर्तमान की जो प्रगति है वहाँ दिखाई देती है। फिर लेखिका ने लिखा है, कहा है गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर। मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा है? मेहनतकश जो मेहनत में निष्ठा रखते हैं, बहुत मेहनत का जीवन जीते हैं। बादशाह होता है अपनी मर्जी का मालिक, जो अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीता है। तो वो कहना चाहती हैं कि गंतोक के लोग बहुत मेहनत का जीवन जीते हैं। आजीविका कमाने के लिए, अपना घर बार चलाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों पर जो जीवन है मैदानों की तरह सरल नहीं है। हम यही परेशान हो जाते हैं कि कितना संघर्षपूर्ण जीवन है, लेकिन अगर मैदानों की बजाय हम पहाड़ों पर जाकर रहें और वहाँ हमें कुछ दिन बिताने पड़े, रहना पड़े, सिर्फ घूमने फिरने के लिए न जाना हो, अगर वहाँ हमें रहना पड़े तो हमें आभास होगा कि कितना कठिन जीवन है। तो मेहनत करते हुए भी वो बड़े प्रसन्न रहते हैं, जैसा अपना जीवन जीना चाहते हैं जीते हैं, अपनी इच्छा से कार्य को करते हुए खुशी खुशी वहाँ जीवन यापन करते हैं। इसी कारण लेखिका उन्हें कहती है मेहनतकश बादशाहों का वह शहर है, कि वहाँ के लोग ऐसे हैं। और शहर की एक और विशेषता, जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात, कि चाहे सुबह का समय हो, चाहे संध्या का समय हो, चाहे रात्रि का हो, किसी भी समय नज़र घुमा कर देखो, गंतोक बहुत ही खूबसूरत शहर है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात, जिसमें मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस तरह कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था, मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास। और जब वह ऊपर चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, रात्रि का समय है, आसमान में उसे जो आसमान नीचे की तरफ गिरा दिखाई दे रहा है, उल्टा पड़ा हुआ, और जो सितारों की झालर दिख रही है, वो कहती है वह रहस्य है, मानो कुछ रहस्य है कि आसमान ऊपर से नीचे कैसे आ गया, और वह रात सितारों से भरी है, रहस्य से भरी है, और मुझ में सम्मोहन जगा रही है, अर्थात अपनी ओर खींच रही है। जिसे हम कहते हैं ना, कई बार कहते हैं कि हिप्नोटाइज करना, अपने वश में कर देना। तो ऐसे ही उस सुंदर खूबसूरत रात ने मानो लेखिका को अपने वश में कर लिया है, कुछ इस तरह से कि उन जादू भरे क्षणों में मानो उस रात ने उस पर जादू कर दिया है, और उन जादू के क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, वह सब कुछ ठहर गया है, अर्थहीन है, जो उसकी चेतना में है, जो उसके आसपास है, सब कुछ मानो बेकार है, और किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं रह गया है लेखिका के लिए। उस सौंदर्य के अतिरिक्त उसे सूझ ही नहीं रहा है। वो क्या क्या कहती है, क्या क्या अर्थहीन है, क्या क्या ठहर गया है। मैं, मेरी चेतना, यानी कि सोचने समझने की सब शक्ति, यानी कि जीवन जो होता है, हमारे जो अंदर प्राण है, वो, मेरे आसपास का वातावरण, सब कुछ स्थगित है, ठहरा हुआ है, मानो गतिशीलता खत्म हो गई है। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। शून्य होता है जीरो, सिफर को कहते हैं, कि शून्य है कि कुछ और विचार है ही नहीं, ना मन में है, ना उसे बाहर उस सौंदर्य के अतिरिक्त कुछ आभास हो रहा है। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। उसे सिर्फ शून्य है, विचारों से हीन है, और उसे सिर्फ उसके विचार में, मन में क्या बात है, उसकी नज़रों के सामने क्या है, सिर्फ है वह जादू जैसी झालर, सितारों की रोशनियों की। और उसकी भी क्या खासियत है, अतीन्द्रियता में डूबी, इंद्रियों से परे की बात। जैसे हम कहते हैं कि हम क्या सोच सकते हैं, क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, कि जो हमारी इंद्रियां देख सुन परख सकती हैं, उससे भी परे, कि हमारी कल्पना से परे जो सौंदर्य है, वह उसे वहाँ उस समय दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे एक उजास होता है उजाला, जैसे कहीं भूल गए हैं सब कुछ, शून्य में एकदम से हम अपनी चेतना में लौटते हैं कि हाँ हम कहाँ हैं।
तो धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। वह वापस अपनी चेतना में लौटने लगी कि वह कहाँ है और किस लिए आई है। और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कोसैली। ये वहाँ की एक प्रार्थना की पंक्ति है, जिसका अर्थ आगे इसी पंक्ति में दिया गया है, कोष्ठक में दिया गया है, ब्रैकेट में। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। यात्रा के दौरान जब वह ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उस समय लेखिका को एक नेपाली युवती मिली थी। वह प्रार्थना गा रही थी और उसी से लेखिका ने प्रार्थना के बोल सीखे थे। तो उसे उस सौंदर्य को देखते समय यही प्रार्थना एकदम से याद आ जाती है और वह बोल पड़ती है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। युमथांग जगह का नाम है, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। क्यों भागी उसका कारण बताती है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो मतलब आसमान में बादल न छाए हों, तो बालकनी से भी कंचनजंगा, हिमालय की जो दूसरी बड़ी चोटी है, वह स्पष्ट दिखाई देती है। दूसरी नहीं, तीसरी, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। एवरेस्ट तो सबसे पहले नंबर पर आ जाती है, फिर शायद K2 है, तीसरी कंचनजंगा है, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो कंचनजंगा तीसरी सबसे बड़ी चोटी पर। मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। मौसम अच्छा था, लेकिन आसमान में बादलों की हल्की सी परत जरूर थी, जिस कारण क्या हुआ, पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। जैसे ठाकुर जी के कपाट, कक्ष के कपाट हमेशा प्रायः बंद रहते हैं। अगर हम कभी मथुरा वृंदावन घूमने जाते हैं तो जो जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण जन्म कक्ष जो है खुलता है, प्रायः वह बंद रहता है। तो ऐसे कपाट जब मंदिर के बंद रहते हैं तो कहती है कि जो कंचनजंगा दिखने की इच्छा थी, वह उसके कपाट बंद रहे, अर्थात बादलों ने उसे ढका हुआ था। कंचनजंगा न दिखनी थी, न दिखी, तो बादल होने के कारण उसे वह चोटी दिखाई नहीं दी, लेकिन उत्साह मन में बहुत था उसे देखने का। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रकम रकम होते हैं विभिन्न विभिन्न तरह के, भिन्न भिन्न रंग के। तो बहुत सारे सुंदर रंगों वाले फूल इधर उधर उसे दिखाई दिए दूर से ही। तो उसे लगा कि जैसे बागों में खड़ी है वह, जहाँ फूल ही फूल हैं चारों तरफ। अब कंचनजंगा नहीं दिखी, एक वह मन में बात रह गई, लेकिन वह आपूर्ति हो गई उस फूलों की दुनिया से। बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। अब युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन मार्गे मुझे बता रहा था। जो उनका ड्राइवर है, जिसकी जीप में वो सवार होकर यात्रा कर रहे हैं, उसका नाम है जितेन नार्गे। वह ड्राइवर भी है और उसे गाइड को जानकारी होनी चाहिए, वह भी सारी है। तो दोनों कार्य वह एक ही व्यक्ति कर रहा है। तो वह उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ घाटियाँ और वादियाँ आपको दोनों मिलेंगी। तो क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। मैं कौन? लेखिका मधु कांकरिया कहती है, जैसे बच्चे उत्साह में पूछ लेते हैं, उसी उत्साह से बर्फ़ में जैसे शौक़ होता है सबको जाने का कि हम बर्फ़ में चलेंगे, देखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो उसी तरह उसके मन में उत्साह है बर्फ़ के बारे में। तो वो प्रश्न करती है जितेन से कि क्या बर्फ़ देखने को मिलेगी? तो कहता है चलिए तो, कि चलो तो सही, वहाँ जाकर आप स्वयं ही देख लीजिएगा। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। तो यहाँ पर आपको जो बातें बीच बीच में ध्यान रखनी पड़ेंगी, जितेन से संबंधित है, जो जितेन की विशेषताएं और कौन से पौधे हिमालय की यात्रा में पेड़ पौधे लेखिका को मिलते हैं, या प्राकृतिक सौंदर्य का जब प्रश्न आएगा वहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये पौधे थे, ऐसी वादियाँ थी, ऐसे बर्फ़ के पहाड़ थे, या पहाड़ों पर हरियाली थी। ये चीज़ें आप नोट करते चलेंगे साथ साथ। तो पाइन और धूपी पेड़ों के नाम हैं। उनके खूबसूरत नुकीले पेड़ हैं कि जैसे शंकु का आकार होता है कोन का, उस आकार के पेड़ हैं। उनको देखते हुए वो लोग पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। एक जगह बिल्कुल पंक्तिबद्ध सफ़ेद रंग के छोटे छोटे झंडे लगे हुए हैं, झंडियाँ। तो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म में जिस तरह की पताकाएँ लगाई जाती हैं, तो
उस तरह की पताकाएं उन्हें रास्ते में एक जगह लाइन से लगी हुई दिखाई दी, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, और वो सिर्फ प्लेन किसी कपड़े से ऐसे नहीं बनी हुई थी, उन पर मंत्र लिखे गए थे। तो नार्गे ने उन्हें बताया, उन्होंने प्रश्न किया होगा कि भैया क्या है इस तरह का, एक ही लाइन में इतनी सारी झंडियाँ हैं जिन पर मंत्र लिखे हैं, तो कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया यह बुद्ध की बड़ी मान्यता है, क्योंकि वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को बहुत मानते हैं और महात्मा बुद्ध का सम्मान बहुत करते हैं। वैसे बौद्ध भिक्षुओं का भी बहुत सम्मान है। तो बुद्ध की बड़ी मान्यता है, जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108, संख्या आप याद रखेंगे, 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। प्रश्न आ सकता है कि बुद्धिस्ट की मृत्यु पर किस तरह की झंडियाँ लगाई जाती हैं, उसकी विशेषताएं लिखिए, या श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है उनकी जानकारी दीजिए। तो आप ये लिखेंगे कि बुद्धिस्ट की मृत्यु पर श्वेत पताकाएं एक पंक्ति में शहर से दूर पवित्र स्थान पर लगाई जाती हैं। इनकी संख्या 108 होती है, इन पर मंत्र लिखे होते हैं। और आगे क्या जानकारी देता है वो, उसने शायद प्रश्न किया कि इनका इतने सारे झंडों का क्या किया जाए, क्या इन्हें उतार दिया जाता है, तो उसका जवाब देता है नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, समय के साथ साथ खुद नष्ट हो जाती हैं, कोई उन्हें उनके स्थान से हटाता नहीं है। तो ये आप इस प्रश्न में भी लिखेंगे। और अब आएगा रंगीन पताकाएं क्यों लगाई जाती हैं, उसे भी याद रखिएगा, रेखांकित कर लीजिए। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। श्वेत पताकाएं बुद्धिस्ट की मृत्यु पर शांति और अहिंसा का प्रतीक। अगर कोई शुभ काम शुरू करना है और तब पताकाएं लगानी है तब भी लगाई जाती हैं, लेकिन वो लगाई जाती हैं रंगीन पताकाएं। नार्गे भूलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी कि वहाँ के लोगों के मन में दलाई लामा के प्रति विशेष सम्मान का भाव है। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा। अब लुभावनी हंसी बिखेर रहा है कि हंसी उसकी बहुत आकर्षक है। तो जितेन की जब विशेषताएं आएंगी तो आप लिखेंगे। इस जगह का नाम है कवि लॉन्गस्टॉक, उस जगह का नाम बता रहा है जहाँ वो पहुँचे हैं। अब उसकी विशेषता बताता है जितेन। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड एक पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड वाइट ज़माने की है शायद संभवतः, और उसमें जो देवानंद उस समय के प्रसिद्ध हीरो हैं उनकी वह देवानंद और वहीदा रहमान की मूवी है, उसकी शूटिंग वहाँ हुई थी। तो उसकी जानकारी है कि उस विशेष फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी, तो यह विशेषता इस जगह की है। और दूसरी विशेषता कवि लॉन्गस्टॉक की वो बताता है। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। कि जैसे होता है कि किसी जगह से संबंधित दो जातियां रहती हैं, आपस में उनके झगड़े चलते रहते हैं, तो उन झगड़ों के निपटाने के लिए मध्यस्थता की जाती है, मेल मिलाप के लिए, कि झगड़ा खत्म हो जाए तो कोई बीच में आता है और उनकी सुलह कराता है। तो वो होता है संधि प्रस्ताव वहाँ पर तैयार किया गया था, और उस पर जो दोनों जातियाँ थी उनके जो मुखिया रहे हैं उन्होंने साइन किया था। उसके बाद है कि वहाँ पर शांति बनी। तो क्या है, तिब्बत के चीज खे बमसन ने, व्यक्ति का नाम है, लेप्चा जाति होती है, लेप्चाओं के शोमेन से वो उनका मुखिया रहा होगा, कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं हस्ताक्षर किए थे। तो ये दो जातियों के जो मुखिया रहे हैं उन्होंने वहाँ हस्ताक्षर किए। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, एक पत्थर को स्मारक के रूप में लगाया गया है कि इस जगह पर ये संधि प्रस्ताव पास हुआ था। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद, क्योंकि लेप्चा और भूटिया जो दोनों जातियां थी उनमें आपस में झगड़ा चलता ही रहता था, सुदीर्घ की बहुत लंबे समय से चला रहा था। उसके बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल, उसी स्थल से शुरुआत की गई थी शांति बहाल करने की, कि संधि हो जाए और इन दोनों जातियों में सुलह हो जाए, झगड़े खत्म हो जाए। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। तो एक कुटिया सी दिखाई दी जिसमें चक्र घूम रहा था। तो उनके मन में प्रश्न उठा, जिज्ञासा से पूछा कि यह क्या है, ये चक्र के बारे में बताओ। तो उसने कहा, मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील कहते हैं इसे, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो वहाँ के लोगों की मान्यता है कि अगर इस चक्र को कोई घुमाएगा तो उसने जो पाप किए हैं पाप मुक्त हो जाता है। यह सुनकर
लेखिका हैरान हो जाती है, कहती है क्या, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस तरह से भी यहाँ भी लोग ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि इस तरह की धारणाएं चाहे वो जंगलों में गई वहाँ भी उसे देखने को मिली है, मैदानों में स्वयं रहती है, मैदान के लोगों में भी इस तरह की धारणाएं हैं। चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी, कि पहाड़ों पर जाओ, मैदानों में जाओ, जंगलों में जाओ, लोगों की आस्थाएं, अंधविश्वास, सोच, दृष्टिकोण, नजरिया सभी तो एक जैसा है। पहाड़ों पर ये लोग मानते हैं कि चक्र घुमाने से पाप धुल जाएंगे, ऐसे ही मैदानों में क्या है, गंगा स्नान से पाप धुलने की बात लोग मानते हैं। तो इससे वो वहाँ हैरान होती है, अचंभित हो जाती है। उसे लगता है लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं, कि लोग एक ही तरह से सोचते हैं, भारत के लोग, चाहे वो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हों। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले भाग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।